दोस्तों येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लॉरी सेंटोस कहती है उनके साइंस ऑफ वेलबींग के कोर्स में कि इंसान जिन चीजों के पीछे भागता है उसकी तो एक्चुअल में उसको नीड ही नहीं है। वो सारी चीजें जो मटेरियल पोजेशन जो भी हो गया वो एक्चुअल में उसके हैप्पीनेस के लिए कोई वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहा है। तो हम ये सारी चीजों के पीछे भाग क्यों रहे हैं? अगर आप देखेंगे पैसा या स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स का आ जाना, कोई जॉब टाइटल बहुत डायरेक्टर बन जाना, वो सारी चीजें हो जाना, या फिर आप देखेंगे मटेरियल पोजेशन का क्रेज, ये सारी चीजें अगर आप देखें आज के युवा जनरेशन जेड के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है और उसके जो नेगेटिव रेपरकशंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं, स्पेशली आने वाले समय में जब हम कहते हैं कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर हमारा यूथ ही जेनजी ही इस सारी चीजों में उलझा रहेगा उसको यूटिलाइज किस तरीके से कर पाएंगे? तो ये बड़ा क्वेश्चन वाला बात हो जाती है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे कि जेनजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या चीज है, 1997 से लेकर 2012 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है उन्हें हम जनरेशन जेड कहते हैं। उनके पहले वाई आई एक्स आई उस तरीके से था, एंड देयर आफ्टर उनसे भी एडवांस जनरेशन या अभी के समय की बात करें तो 2013 के बाद जिनका जन्म हुआ है दे आर जनरेशन अल्फा। अब इनके जेनजी के बारे में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके क्या फीचर्स हैं और उसकी वजह से ये क्यों नुकसान में हो सकते हैं, या फिर आज का हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है या जो कॉन्स्ट्रक्ट है कि जेनजी इज ब्रोक, ये क्यों इस तरीके से हमने लिखा या इतनी एक्सट्रीम बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जिसके साथ ये स्ट्रगल कर रहे हैं ये इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत में डालने वाला है। जैसे कि आप उदाहरण से देखिए कि एक फ्लावर सेलर है, ये जो बच्चा है इनके मदर एक फ्लावर सेलर है और इतने हार्ड अर्न मनी को ये इस तरीके से जिद करता है कि इसे आईफोन ही खरीदना है। तो उस वजह से 3-4 दिन तक ये खाना नहीं खाता है, हंगर स्ट्राइक कर लेता है एक तरीके से, और उनकी मदर फोर्स हो जाते हैं उनको पैसे देने के लिए सो दैट ही कुड बाय द आईफोन। तो ये जो चीजें आपको देखने को मिल रही है ये सिंगल एग्जांपल नहीं है। आप सोशल मीडिया में आए दिन ये सारी न्यूज को इस तरीके से हेडलाइंस को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जो यूथ का क्रेज है मटेरियल पोजेशंस को लेकर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इफ यू सी आईफोन या फिर जो प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि दे ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ, बट इन अ ग्रेटर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उतना तो वैल्यू ऐड वो चीज नहीं करता है। तो ये किस तरीके से आप एक तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया में जो आईफोन का क्रेज है वो कैसे है। आप समझिए भारत में ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि लास्ट ईयर पिछले साल 2024 में टोटल 100 स्मार्टफोन्स बिके थे इंडिया में, उसमें से आप समझिए कि 17 जो फोन्स बिके थे वो आईफोन थे और बाकी जो थे वो अदर सैमसंग हो गए और शाओमी हो गए, वो सारी कैटेगरीज के फोन थे। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे कि ऐसे समझिए उसको कि ओवरऑल 100 रुपीज की स्मार्टफोन की सेल हुई थी या उतना उस तरीके से बिके थे, उसमें से 45 रुपीज के आईफोन थे। मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि 17 यूनिट्स ऑफ आईफोन आर बीइंग सोल्ड, और जहां पे कॉस्ट देखेंगे तो करीबन आधा जो आईफोन का सेल वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो इतना आप महंगा देख पा रहे हैं कि ये इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है उस तरीके से। सो दिस इज वेरी कंसर्निंग कि इतनी कॉस्टली चीज भी इस तरीके से क्यों बिक रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल कॉन्टेक्स्ट उस तरीके से बिल्ड हो गया कि एवरीबडी इज फोर्स, लोग उसको ईएमआई पे लेना शुरू कर देते हैं, मतलब महीने का 2000 रुपए तो देना है। उस तरीके से दिस थिंग्स स्टार्ट स्पाइरलिंग और एक तरीके से नेटवर्क इफेक्ट बन जाता है कि एक ने खरीदा फिर दूसरे ने खरीदा टू बी दैट उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए। तो ये जो सारी चीज है बहुत ही कंसर्निंग है। उसी के साथ आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये हम कह रहे हैं कि जेनजी इज गोइंग टू बी ब्रोक और दे आर गोइंग टू बी पुअर और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेंगे खुद को, ये इसीलिए है क्योंकि जो सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं बदलते हुए देख रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फिट देमसेल्फ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और उसी में आप देखेंगे कि एक ईएमआई लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहा है जेनजी। इसमें किस तरीके से रहता है कि लेट्स से आउटराइटली दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड समथिंग, तो वो क्या करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको बाय करते हैं कि लेट्स से 2000 उनको कॉस्ट लगेगा एंड देयर आफ्टर दे हैव टू पे फॉर जो भी महीना होगा 1-2 साल में वो उसको कवर अप कर देंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे जो छुपा हुआ इंटरेस्ट है वो उनको बहुत महंगा पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से इंस्टेबिलिटी में ला देगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में ला देगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, और ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ब्याज लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं और कहीं ना कहीं उसको लौटा नहीं पाते। वो एक कंसर्न की बात निकल के आती है। और उनका जो लाइफस्टाइल है ईएमआई लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं ट्रांजैक्ट करता है सीधा उनका पे चेक टू पे चेक रहने के तरीके में। मतलब लेट्स से 1 तारीख को सैलरी आया तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो सारा 10 तारीख तक तो यूज हो जाता है, 80% सैलरी इज यूज्ड, उसके बाद जो बचा है वो उसके बाद यूज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सैलरी आ रहा है उससे चीजें अफोर्ड कर रहे हैं और वो सारी चीजें हो रही है, मतलब सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये कहीं ना कहीं पूरी कंट्री के लिए एक नुकसानदायक चीज हो सकती है। उसी के साथ आप देखेंगे कि इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है
अगर आप बात करें 2012 या एक डेकेड पहले की, तो वो 8% होता था जीडीपी का, अब वो बढ़ के डबल हो गया, सीधा 17% पहुंच गया है। इतना ज्यादा हाउस होल्ड डेट हमको देखने को मिल रहा है और ये सस्टेनेबल लेवल पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग जो जेनजी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि 2012 की बात करते तो जेनजी जब वो छोटे थे, लेकिन आज जब देख रहे हैं तो वो उस तरीके से दे आर गेटिंग इनटू द जॉब मार्केट और ये सारे सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं एंड दे आर नॉट विलिंग टू वर्क दैट प्रोडक्टिवली। तो इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगा ये सोचने की बात हो जाती है। उसी के साथ में सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जेनजी को फोर्स करता है कि एक दूसरे को उस तरीके से बिहेवियर को कॉपी करे और वो सारी चीजें कंटिन्यू करें। जैसे आप देखेंगे कि 70% जो इंडियन जेनजीज हैं वो उनके मीन्स के बियॉन्ड जाकर इस तरीके से एक्सपेंसेस कर रहे हैं और फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने नहीं खरीदा तो मैं कुछ मिस आउट कर दूंगा, वो चीज देखने को मिल रही है। और उसी की वजह से एक सोशल वैलिडेशन का गेम बन जाता है कि आई हैव टू फिट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज कंसर्निंग और ये डेलॉइट के 2024 के सर्वे में ये बात हाईलाइट की गई थी। उसी के साथ आप देखेंगे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो कल्चर है वो उन्हें एक तरीके से मोमेंटरी प्लेजर और ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं धकेल रहा है। आप देखेंगे कि जो डिजिटल पेमेंट और सोशल मीडिया शॉपिंग है, आप फिनटेक्स को देख लीजिए, आप सारे फिनटेक में देखेंगे कि वहां पे बाय नाउ एंड पे लेटर का फीचर होता है कि अभी चीजें खरीद लो, बाद में आप पे कर देना। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी सेल्स हो जाती है और एक तरीके से जो कंजप्शन है इंडिविजुअल का वो बढ़ जाता है। अब सेल होगी तो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू गेट द मनी, थोड़े समय बाद मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, और उसके पीछे भी इंटरेस्ट हिडन रहता है, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को पे करना है, बेयर करना है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है और ये उनको एक इल्यूजन में डाल देता है कि हम तो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से 80,000 का आईफोन है, अगर उस तरीके से आप देखेंगे कि आपको 1200 या फिर 1500 रुपए पर प्रति महीने का अगर ईएमआई आता है और उसको धीरे धीरे पे करेंगे तो आपको तो बहुत अफोर्डेबल लगेगा कि 1500 रुपए में 1500 रुपए दिए और आईफोन भी मिल गया, उसके साथ आप महीने भर उस तरीके से पे करते रहेंगे। सो दिस ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि अफोर्डेबल है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट तो आपको उतना बेयर करना है, प्लस यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ये बहुत महंगा चीज हो जाता है और उसी के साथ में कहीं ना कहीं इंपल्सिव परचेस देखने को मिलता है कि बस हुआ मन तो खरीद लिया, कोई चीज दिखी अच्छी लगी तो खरीद ली, उस तरीके से इट्स वेरी मोमेंटरी। सो दैट इज कंसर्निंग। तो ये जो मेजर रीजन है कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल के पीछे देखने को मिलते हैं। उसी के साथ में आप देखेंगे कि डेट फ्यूल्ड कंजप्शन है, उनका कंजप्शन मेजर उस तरीके से है कि कहीं पे उधार लिया, आपने क्रेडिट लिया, उसके बाद वो कंज्यूम कर रहे हैं। एक तो होता है कि यू गेट द सैलरी, आप उसमें सेविंग्स करते हैं, उसके बाद जो बच्चा उस तरीके से उसको नीड के या वांट के हिसाब से कंज्यूम करते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि सैलरी तो उतना नहीं है, वो तो कंज्यूम हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्रेडिट लिया जा रहा है, डेट लिया जा रहा है ताकि और कंज्यूम किया जाए। तो सेविंग्स रेट आर एट ऑल टाइम लो। दिस इज वेरी मच कंसर्निंग विद रिस्पेक्ट टू हाउ जेन ज़ी इज बिहेविंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उसी के साथ में बाय नाउ पे लेटर की जो हमने बात की उसमें आप देखेंगे कि 65% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब लास्ट ईयर अगर 100 रुपए की उस तरीके से खरीदारी हुई थी ये फीचर के रिस्पेक्ट में, तो इस साल 165 रुपीस की हो गई। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ऐसे पाएंगे आपकी 43% ये खरीदारी समझ में आता है, लेकिन आप उसको टाइमली पेमेंट भी नहीं कर रहे। मतलब आधा जेनजी अगर आप देखें तो अपने जो पेमेंट्स होते हैं उसको मिस कर देता है, मिस करते हैं तो पेनल्टीज लगती है, उसकी वजह से उनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंकर करना पड़ता है। तो ये फिर से नुकसान की बात हो जाती है और उसी की वजह से हैवी इंटरेस्ट चार्जेस और फिर लगते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ेगा, उसकी वजह से आपको लोन जो मिलेगा, क्रेडिट जो मिलेगा फ्यूचर में और ज्यादा कॉस्टली प्राइसेस पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। एंड सिमिलरली इफ यू सी विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट कार्ड, आप देखेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, 50,000 है, वहीं पे आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है कि भैया आप 2 लाख तक का इस तरीके से खर्चा कर सकते हैं। ये आपको एक इल्यूजन में डाल देता है। उसकी वजह से होता क्या है कि आपको सैलरी तो इतना मिल रहा है, लेकिन ये इल्यूजन है कि आपके पास एक्चुअल में पैसा इतना है। तो उसकी वजह से आप जो चीजें देखते हैं कि लेट्स से कोई 1 लाख की चीज है, आप देखेंगे मेरे पास तो 2 लाख का क्रेडिट लिमिट है, तो मैं तो इसे अफोर्ड कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ गिविंग दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपको इल्यूजन में डाल देता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इस फीचर की वजह से क्या होता है कि लेट्स से आपके पास एसेट है, आपके पास 10,000 रुपए है, उसमें से आपने कोई चीज को आपको पसंद आई, आप उसको कंज्यूम करते हैं, आप उसको यूज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं कि उसके पीछे 5,000 की लाइबिलिटी लग गई है। लेकिन आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो तो कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में डालेगा कि आपकी 10,000 की लिमिट है, वो तो अभी भी उतना ही है, एग्जॉस्ट थोड़ी ना हुआ है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है और ये उस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होते दिखता है। तो एक्चुअल आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए ही है, आपने खर्च कर दिया है, लेकिन एक इल्यूजन रहता है, उस मायोपिया में आप जीते हैं कि आपके पास काफी कुछ है। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट कार्ड या फिर जो कंजम्पशन उस तरीके से हो रहा है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि यूपीआई के बेस पे जो भी पेमेंट्स होता है उसमें किस तरीके से रहता है, बहुत स्विफ्टली पेमेंट होता है। अगर आप कैश से देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं नेगोशिएट करते हैं कि कैश जब जेब से जाता है 100 रुपए का
नोट जाता है जिस भी तरीके से होता है, तो यू आर वेरी मच थिंकिंग अबाउट इट कि अरे इसके लिए 100 रुपीज कॉस्ट करा है या 500 रुपीज कॉस्ट करा है। जबकि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बहुत स्विफ्टली हो जाता है, और अभी के समय पे देखें तो आप यूपीआई लाइट भी है, तो आपको पिन भी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो उस तरीके से आपका जो पेमेंट है वो बहुत स्विफ्ट हो जाता है। तो स्विफ्ट हो जाता है तो आपकी जो इंपल्स बाइंग की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ रही है, और इंपल्सिव बाइंग्स हो रही है, परचेजेस हो रहे हैं उस वजह से, और ये कहीं ना कहीं दिस इज वेरी कंसर्निंग विद रिस्पेक्ट टू हाउ जेन ज़ी इज ऑपरेटिंग। उसी के साथ में आप देखेंगे कि 2023 में देखा गया 2022 के रिस्पेक्ट में डबल हो गया ये यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन, जिस तरीके से था इतना सिग्निफिकेंट लेवल पे ये सारी चीजें बढ़ती हुई दिख रही है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, आप पहले सोचते हैं कि अभी मेरा एज इज 20 और मुझे 40 या फिर 50 या फिर जो भी एज है या 60, वहां तक जाकर मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए कि उसके बाद आई नीड नॉट अर्न फॉर विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप काम करेंगे, आप काम इसलिए करेंगे बिकॉज यू एंजॉय इट, उसको अर्न या मनी का रिस्पेक्ट उसमें नहीं देखने को मिलेगा। सो यू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एट दिस पर्टिकुलर एज, जो भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला नंबर है ये और ज्यादा डिले होते जा रहा है फॉर जेन ज़ीज, बिकॉज अभी के लेवल पे जब दे हैव टू सेव लिटिल बिट दे आर नॉट डूइंग इट। सो दैट इज अ कंसर्निंग थिंग। उसी के साथ में आप देखेंगे कि जो 26 से 28 इयर्स की एज तक आज के युवा को देखेंगे तो दे स्टिल डिपेंड ऑन द पेरेंटल सपोर्ट, जबकि दिस इज नॉट हाउ आवर पेरेंट्स और आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू ऑपरेट। अगर जनरेशन वाई या जनरेशन एक्स या उस तरीके से साइलेंट जनरेशन उस रिस्पेक्ट में जाके देखेंगे तो ये चीज नहीं देखने को मिलता था। दे यूज टू स्टार्ट अर्निंग वेरी अर्ली, वेयरएज यहाँ पे देखेंगे तो जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंस है वो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग, एंड पेरेंट्स पे डिपेंडेंस ज्यादा है, और इकोनॉमी में जब when they are entering they are not having enough job, so that is also one factor that relates to they being not able to fit in this market structure or whatever the social context has been added। उसमें देखेंगे कि एक होम ओनरशिप का भी क्राइसिस आता है। अब आप समझिए फॉर जेन ज़ी हाउ वुड दे बी एबल टू बाय अ होम, क्योंकि आप देखेंगे कि अर्बन जो रेंट है वो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। अगर आप मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो इट इंक्रीजेस बाय 15 to 30% एवरी ईयर, और उसी के साथ में 40% जो जेन ज़ी है उनका जो मंथली इनकम होता है उस तरीके से देखेंगे दैट इट कंज्यूम्स, आपका जो भी रेंट होगा वो कहीं ना कहीं आपका 40% मंथली इनकम को कंज्यूम कर देता है। मतलब अभी 60% ही आपके पास बचा है, सारा कुछ रेंट में चला गया, फिर बाकी चीजों में डालेंगे तो सेव कितना कर पाएंगे। सो दिस इज कंसर्निंग, और इसको कहीं ना कहीं ये जो बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन के साथ में और ज्यादा इसका स्पाइरलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड सिमिलरली जो होम ओनरशिप होता है कि आप खुद का घर खरीदेंगे वो बहुत अफोर्डेबल हो जाता है, एंड देन यू हैव टू परमानेंटली or for a perpetual time, if you see for a longer duration of time, you have to live on rent. So this is something which is also of grave concern and needs to be focused on। उसी के साथ में आप देखेंगे कि एवरेज होम प्राइसेस 7 मेट्रो सिटीज में अगर आप देखेंगे तो इट हैज शॉट अप टू 1 करोड़ प्लस। सो दिस इज हाउ मच कॉस्टली द हाउसेस या होम ओनरशिप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 10% इंडियंस, उसी के साथ में 10% ऑफ इंडियंस उनको 25,000 से आप देखेंगे कम ही अर्निंग है। अब सिर्फ 25,000 से ज्यादा अर्निंग है। सो 90% ऑफ इंडियन फॉल बिलो दिस नंबर, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ जेन ज़ीज आर बिलो दिस नंबर। हाउ वुड दे एबल टू बी ओनिंग अ हाउस? इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाउ वुड दे बी एबल टू मैनेज, उनके फाइनेंसेस किस तरीके से करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंसर्न हमको देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ में आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग स्पाइक हो रहे हैं एक तरीके से। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में आप देखेंगे इस तरीके से एनुअल रेंट जो है वो स्पाइक होते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं दे ऑल आर फोर्स्ड। एक होता था कि आप इंडिविजुअली रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर फोर्स्ड कि शेयर लिविंग में रहना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आर वेरी हाई। तो कहीं ना शेयर में आप पे आधा कॉस्ट आ जाएगा। ये स्थिति हमको देखने को मिल रही है। एंड देन इफ यू सी विद रिस्पेक्ट टू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, आप क्या पाएंगे कि 50% जो अर्बन जेनजीज है वो कहीं ना कहीं गिग वर्क या ये सारी चीजें उनको करनी पड़ रही है। मतलब फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल उनके पास जॉब नहीं है, वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। एंड सोशल सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस तरीके से मिलेगा, ये बहुत क्वेश्चन वाली बात आ जाती है। और उसी के साथ आप देखेंगे जॉब स्कैर्सिटी भी है मार्केट में। लाइक इंडिया प्रोड्यूसेस 9.4 मिलियन, मतलब 94 लाख हर साल हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन उनमें से देखेंगे कि करीबन 45 से 50% आधे ही ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं। बाकी आधी जो ग्रेजुएट्स की जनता है दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे डू नॉट हैव द रिक्विजिट स्किल्स। जो स्किल्स की जरूरत है एम्प्लॉयर को वो उनके पास है नहीं। तो ये जो चीज है ये निकल के आती है कि कहीं ना कहीं जेन ज़ी जो है एक तरीके से डूम के रास्ते पे जा रहे हैं, या सोशल कॉन्टेक्स्ट या पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में देखेंगे दे आर नॉट इन देयर फेवर, या उनका जो अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे अप्रोच फाइनेंसेस वो उस फेवर में नहीं है। उसी के साथ में हाई स्टूडेंट लोन का बर्डन है। मतलब एजुकेशन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे इंडिया में इट्स वेरी एजुकेशन लोन इफ यू
टेक देन इट्स कॉस्टली फॉर देम। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इस रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा एजुकेशन लोन का जो परसेंटेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी वजह से वो डेट में भी आ जा रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू पे, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द जॉब जो उन्होंने लोन लिया था कि ये पढ़ाई कर कर मैं उस तरीके से जॉब में लैंड करूंगा और फिर मैं पे कर दूंगा, वो नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं मिल रही है। तो वो एक रिस्पेक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ में आपने जो भी डिग्री में पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं जॉब में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। सो दिस इज कंसर्निंग। एंड इफ यू सी आधे जो भी ग्रेजुएट थे अनएम्प्लॉयबल। उसी के साथ में यू विल फाइंड दैट जेन ज़ी एक तरीके से एम्प्लॉयर्स के लिए भी नाइटमेयर है। मतलब वो भी चिंता में है कि 1 in 6 कंपनीज, उस तरीके से देखेंगे 6 में से 1 कंपनीज कहते हैं कि मतलब दे आर हेजिटेंट टू हायर रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए मना कर रहे हैं। दे आर नॉट इनटू दैट जोन कि उसको हायर करें। रीजन बिंग मल्टीपल रीजंस आर बिंग साइटेड। उनमें से प्राइमरी अगर आप देखेंगे तो दे कांट मैनेज द वर्कलोड। जेन ज़ी का जो माइंडसेट है या वो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं उनके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो वर्कलोड है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ में इफ यू फाइंड दैट दे डोंट ड्रेस प्रोफेशनली, कैजुअल उस तरीके से ड्रेस कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमको देखने को मिलती है। एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, लेट आना और जो प्रोएक्टिवनेस है वो नहीं दिख रही है। और उसी के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। तो कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट होगा? सो दैट इज अ कंसर्निंग थिंग। और उसी के साथ में यू विल फाइंड दैट 45% ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब ये आप यूथ वाली कैटेगरी को देखिए, 20 से 24 साल का जो एज ग्रुप है उसमें 45% जो यूथ है इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7 to 8%। इस कैटेगरी में यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 45%, सिग्निफिकेंटली हाई। और ये जेन ज़ी की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उनको हेल्प कर पाएगा। सो दिस इज ऑफ ग्रेट कंसर्न। एंड मेजरली आप देखेंगे कि अंडरपेड वर्क और गिग जो वर्क है उसके अंदर दे आर एम्प्लॉयड। उसी के साथ में उनके पास जो भी लिटरेसी होना चाहिए, एजुकेशन बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए वो नहीं है। सो दे आर फाइनेंशियली इलिटरेट कहा जा सकता है, क्योंकि ओनली 27% दे अंडरस्टैंड द बेसिक जो पर्सनल फाइनेंस होता है उसके बारे में उनको जानकारी है कि निवेश किस तरीके से करना चाहिए और सेविंग्स कैसे होनी चाहिए, नीड्स वांट्स उसको उसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में ओनली फ्यू पीपल नो। सो दैट इज समथिंग विच इज अ बिग क्वेश्चन एंड नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ में उनके जो भी वेजेस या सैलरी वो नहीं बढ़ रही है। तो ये एक कंसर्न है कि रियल वेजेस जो है वो तो उतने ही है, लेकिन इन्फ्लेशन आप देखेंगे इन सारी जो असेंशियल चीज़ें होती है, फूड्स हो गए, फ्यूल हो गए, वो सारी जो चीज़ें हैं उसके रिस्पेक्ट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इनका प्राइस बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, लेकिन जो आय है, जो इनकम है वो कहीं ना कहीं उतनी की उतनी ही है। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि लॉट ऑफ increase in a spike in this numbers have been shown। उसी के रिस्पेक्ट में if you see कि increasingly we are moving towards the gig economy, तो gig economy का राइज हो रहा है। उसमें आप देखेंगे कि 60% of India's workforce कहीं ना कहीं 2030 में फ्रीलांस कर रहा होगा। इट इज़ अ ह्यूज नंबर, इट इज़ अ सिग्निफिकेंटली हाई नंबर। एंड इसी के साथ में आप देखेंगे कि जब इस तरीके से फ्रीलांस कर रहा होगा तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है। तो अब सरकार की तरफ से रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, कंपनीज की तरफ से रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, तो दे देमसेल्फ हैव टू बेयर इट। उनको खुद वो चीज़ करना है। अब वो कैसे करेंगे जब उनके पास पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज नहीं है? तो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब उनको जिस तरीके से अप्रोच करना चाहिए सिचुएशंस को, वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं और लग्जरीज के पीछे भाग रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी एक्चुअल में यूटिलिटी उनके लाइफ में है ही नहीं। दैट इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वर्थ और स्पेशल वर्थ इनटू देयर लाइफ विच दे थिंक इज गोइंग टू कि वो ऐड करेगा, वो नहीं होने वाला है। तो उसके साथ आप देखेंगे कि फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स है वो भी एक तरीके से प्रेडिटरी नेचर है उनका, कि फिनटेक ऐप होते हैं वो यंग यूजर्स को टारगेट करते हैं। ये कंपनीज है, उनको यूजर्स चाहिए, वो टारगेट यूजर्स मिल जाएंगे, उस तरीके से वहाँ से दिल गेट द रेवेन्यू, उनका नफा हो जाएगा। उसके साथ आप देखेंगे कि क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के जो टिप्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्विक कि जल्दी से रिच हो जाए, गेट रिच क्विक जो स्कीम है, स्कीम नहीं ये स्कैम है एक तरीके से, कि यहाँ पे सारी जो चीज़ें जो भी रिफ्लेक्ट होती है इसमें यूथ बहुत ज़्यादा इजीली ल्यूर हो जाता है। और जेन ज़ी आर वेरी प्रॉन टू दिस एंड लॉट ऑफ आर ऑलरेडी इनटू दिस। और ये कंसर्निंग बात है कि ये सारी चीज़ों में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, जबकि प्रोडक्टिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ में 40% ऑफ इंडियाज जो यूथ है वो फाइनेंशियल एंजाइटी फेस करते हैं, और जब फाइनेंशियल एंजाइटी फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मेंटल वेलबींग पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है। और ये जो है ये बहुत हाईली चिंता की बात हो जाती है कि जो भी उनका फाइनेंशियल एक तरीके से स्ट्रेचर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हासिल नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनटू देयर वेलबींग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि एक्चुअल में रियलिटी
क्या है। मतलब हम जब बात करते हैं कि जेनजी आर गेटिंग इनटू फाइनेंशियल ट्रबल्स, वो सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जिन चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए वो कहीं ना कहीं होता है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग मटीरियल पोजेशंस they could focus more on getting the experiences। एक्सपीरियंस पे अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो दैट विल बी समथिंग जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। मटेरियल जो पोजेशंस होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं और इनका जो भी हनीमून फेज होता है वो करीबन 1 से 10 दिन का होता है। उसके बाद तो आपकी जो इच्छा है उसको लेकर वो भी खत्म हो जाती है। जैसे फर्स्ट डे व्हेन यू बाय आईफोन आप उसकी बहुत केयर करेंगे, लेकिन 10वें से 15वें दिन जब आएगा तब आप उसको उस तरीके से फेंक रहे होंगे एज इफ कि उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है। सो दिस हैपेंस विद एवरीथिंग। आप जो भी चीज परचेज करेंगे या जो भी आपका रवैया है उसके रिस्पेक्ट में उसमें देखने को मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं शॉर्ट लिव्ड रहता है। तो मोमेंटरी प्लेजर से बेटर रहता है कि आप फोकस करें एक्चुअली जो ज्यादा हेल्प करेगा, दैट इज गेनिंग एक्सपीरियंसेस, गेनिंग गुड मोमेंट्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड बिल्डिंग सोशल कनेक्शंस। इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। जेन ज़ी आर मोर ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक इनटू नेचर, कि उनको खुद ही के बारे में सोचते हैं, ज्यादा कम्युनिटी ड्रिवन नहीं है, तो ये कंसर्निंग बात हो जाता है। तो एक्चुअल जो चीज जो मैटर करती है, दैट बिल्ड्स एंड दैट गिव्स यू हैप्पीनेस आर एक्सपीरियंसेस, इज ग्रैटिट्यूड दैट वॉट एवर यू हैव यू आर satisfied with that and you're really grateful, आप उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है। तो ये जो चीजें हैं एंड सोशल रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको फोकस इन ट्राइंगल पे करना है रादर देन मटेरियल पोजीशन, वो सारी चीजें। अगर ये चीज होता है तो कहीं ना कहीं विल फाइंड कि आर जेन ज़ी वुड बी समवन जो कहीं ना कहीं हमें हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। और जब वो चीज होगी तब कहीं ना कहीं हम एक्चुअल में देख पाएंगे कि ये जो जनरेशन का जो भी एक्चुअल पोटेंशियल है वो रिफ्लेक्ट होकर देखने को मिलेगा। सो दिस इज समथिंग दैट दे शुड फोकस ऑन इंस्टेड ऑफ मटेरियल पोजेशंस या वो सारी चीजें। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो मेंस मैजिक के रिस्पेक्ट में आप देखें को हमारा टारगेट है कि आपको मेंस में जीएस 1 2 3 4 जीएस 1 2 3 4 के टोटल जो 1000 मार्क्स का पेपर होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको 430 प्लस स्कोर आना चाहिए। तो इस कोशिश के लिए वी हैव ब्रॉट दी क्वेश्चंस। तो हर लेक्चर के बाद में आप देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप उसको नोट कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ही रिलेवेंट है आने वाली यूपीएससी 2025 के मेंस में। इस तरीके से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें कि हायर एजुकेशन लेवल है। मतलब जेन ज़ी को हम ये नकार नहीं सकते कि जेन ज़ी आर नॉट एजुकेटेड, फाइनेंशियली इलिटरेट जरूर कह सकते हैं लेकिन इलिटरेट तो नहीं है। तो एजुकेशन लेवल उनका हाई है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है जितना कि प्रीवियस जनरेशन के पास थी भी नहीं। तो ये सारी चीजें होने के बाद में वो कहीं ना कहीं क्यों एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको करना है और उस तरीके से एनालाइज करना है सोशियो इकोनॉमिक क्या फैक्टर्स हैं, क्या स्थिति है कि फिट इन करना है। वो सारे कॉन्टेक्स्ट है जो हमने डिस्कस किए वो सारे आप इसमें रिफ्लेक्ट करके लिख सकते हैं। तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि अर्बनाइजेशन, कंज्यूमरिज्म और सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट होता है फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन की बात करें तो हम जेन ज़ी की बात करें, उसके साथ आने वाले समय में जेन अल्फा के बारे में, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप best wishes for your prelims, and when you clear prelims for your mains examination, I hope and wish that you like the video. If you like the video, please do share and subscribe to this channel, और अपने friends, families जिनको भी ये valuable लग सकता है या आपको लगता है कि उनके लिए कुछ help हो सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर करें। Thank you.